हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। और हम रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल ई ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में भी हम देख चुके हैं। ठीक है बच्चों। फिर हमने उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल किया, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल किया। फिर बच्चों जो हमने कल किया था टॉपिक लास्ट टाइम, वो भी हमने किया था किरचॉफ लॉ। क्या किया था? किरचॉफ लॉ। मैंने दो टाइप का बताया था, भाई टू टाइप्स होता है। एक होता है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। एक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ मैंने क्या बताया था? समेशन ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। समेशन ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। जैसे ये कोई जंक्शन है, यहां पे दो वायर में से करंट आ रहा है और तीन वायर में करंट जा रहा है। ये I1, ये I2, I3, I4, I5। इनकमिंग करंट I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी कि ना I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये क्या होगा बच्चों? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि नेट करंट यानी कि समेशन ऑफ ऑल द करंट रिजेक्शन इज जीरो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने कल क्या बताया था? समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी जीरो। समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज जीरो। क्लियर पॉइंट बच्चों? यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, जो किरचॉफ करंट लॉ है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में डिफरेंस क्या थोड़ा सा? और किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब आती है तो साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की कैसे? देखिए बच्चों, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर हम रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जाएंगे, तो साइन नेगेटिव। रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में साइन नेगेटिव। अगर हम रेजिस्टेंस की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो साइन पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो साइन नेगेटिव। और जब हम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो साइन पॉजिटिव। तो ये कुछ एक साइन कन्वेंशन है। इसको याद रखने का तरीका देखिए बच्चों, सिंपल सा है। इन एरोस को देखिए, एरो किस तरफ जा रहे हैं? राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई एरो फ्लो करे, जब भी एरो की डायरेक्शन देखे आप ये समझ सकते हैं, एरो की डायरेक्शन देखे आप ये समझ लो, इस तरफ पोटेंशियल क्या है? ज्यादा, इस तरफ पोटेंशियल क्या है? कम। यानी कि एरो किस चीज को डिनोट करता है? फ्लो को। भाई फ्लो इस तरफ हो रहा है, चाहे वो करंट का फ्लो है, चाहे पानी का फ्लो है, फ्लो को डिनोट करता है। अगर पानी का फ्लो है ऊपर से नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर एरो इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब हाई से लो मतलब नेगेटिव। आप ये समझ सकते हो। इसको दूसरा तरीका समझने का क्या है? देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं है। हम क्या चाहते हैं? करंट आए और हमारा पंखा चले, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है? उस करंट को रोकता है। मतलब रेजिस्टेंस करंट को खा जाता है, रेजिस्टेंस करंट को खाने की कोशिश करता है, उसका अवरोध करता है, उसको रेजिस्ट करता है।
क्लियर पॉइंट। तो अगर हम रेजिस्टेंस क्या क्या है हमारे लिए नेगेटिव, मतलब कि हमको नहीं चाहिए एक प्रकार से रहना चाहिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई रेजिस्टेंस को हम एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन वो तो आता ही है, ये तो एक तरीका है समझने का इसको नेगेटिव क्यों कैसे समझे। तो अगर हम जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अगर हम उसी की डायरेक्शन में जाएं, उसी के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, नेगेटिव साइन। रेजिस्टेंस के अपोजिट पॉजिटिव साइन, रेजिस्टेंस के अपोजिट पॉजिटिव साइन। देखिए हाई टू लो, हाई टू लो इस तरफ है क्योंकि एरो इस डायरेक्शन में है, फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और हम किस तरफ जा रहे हैं, लो से हाई, मतलब पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव साइन, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन। ये बच्चों क्या है, साइन कन्वेंशन, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चों, फोर आर्म हमारे पास 1 2 3 4 और 4 आर्म है वायर्स की। साफ सी बात है, उसमें क्या मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस। क्लियर पॉइंट, ये P, ये Q, ये R, यस। हमारे पास कितने आर्म है, 4 आर्म से 4 आर्म कितना रेजिस्टेंस है, P Q R S, ये रेजिस्टेंस है। और बीच में क्या है बच्चों, गैलन। बीच में क्या बच्चों, गैलोमीटर। गैलोमीटर की निडल होती है जो करंट के फ्लो को दर्शाती है। अगर करंट फ्लो करेगा तो भाई जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, करंट नहीं होगा तो साफ सी बात है जो डिफ्लेक्शन है वो भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास ये 4 आर्म है, P Q R S। ठीक है, और बीच में क्या है बच्चों, गैलोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। ओके, हालांकि रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके का होता है, बीच में ये लाइंस नहीं होती, ये थोड़ा स्पीड से बनाने के लिए मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया था, थोड़ा स्पीड से बनाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या है बच्चों, जो हम पढ़ते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने के लिए फिर सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या निकल गया, करंट I, करंट I, करंट है, क्योंकि वायर क्या है, एक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक वायर एक ही है, तो करंट डिवाइड नहीं होगा। अब आगे इसमें कितना चला गया, I1, इस वायर पे कितना करंट चला गया, I1, करंट डिवाइड हो गया, क्योंकि इस जंक्शन पे देखिए ये जंक्शन बन गया, यहाँ पे इस जंक्शन, ये कोई जंक्शन है, तो एक वायर में से करंट आ रहा है और 2 में जा रहा है तो करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे कितना चला जाएगा, I माइनस I। देखिए बच्चों ध्यान से, फिर से यहाँ से करंट I आ रहा है तो इसमें कितना गया, I1, तो इसमें कितना जाएगा, I माइनस I1। या 10 करंट है, 2 इस तरफ, उसमें 10 माइनस 2 8 करंट। ठीक होगा। अब ये फिर से एक जंक्शन बन गया, ऊपर में क्या बन गया, एक जंक्शन, यानी कि ये एक बार इसमें कितने ब्रेक होगी, दो वायर में, यहाँ पे करंट I2, यहाँ पे I माइनस I1 माइनस, इस वायर में I1, इसमें I माइनस I1, ये फिर से ब्रेक होगा, I2 इस तरफ, I माइनस I1 माइनस I2। अब ये 2 वायर यहाँ पे आके क्या होगी, इकट्ठी ज्वाइंट होगी, और 2 वायर मिलकर क्या बनाएगी, एक वायर, यानी कि इस वायर में जो करंट क्या हो जाएगा, ऐड, कितना, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, यानी इन 2 वायर की वजह से जो इसमें करंट जाएगा क्या हो जाएगा, एडिशन। जंक्शन रूल के हिसाब जितना करंट आता है उतना ही करंट आगे भी जाता है, जितना करंट आया उतना करंट आगे चला गया। अब ये 2 वायर, एक वायर ये, एक वायर ये, यहाँ पे इकट्ठी होती, जैसे इस वायर के अंदर करंट जाएगा तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, करंट कितना आ गया,
एक चीज नोट करिए, कितना करंट गया, सॉरी कितना करंट गया था, आई करंट, और कितना करंट बाहर आया, आई ही आया, आई एंटर किया, आई ही बाहर आया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सर्किट डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है। ओके, अब बच्चों हमने पढ़ना क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन बैलेंस। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, व्हीटस्टोन बैलेंस कब माना जाता है और कब होता है। देखिए इसकी एक कंडीशन होती है, क्या, जब करंट इन गैल्वेनोमीटर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, जब करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना हो जाए, 0। और उस कंडीशन में क्या होता है, आमने सामने जो रेजिस्टेंस है उनका रेशो, यानी कि P बाई Q इज इक्वल टू क्या हो जाए, R बाई S। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, इसमें क्या होती है, 4 आर्म होती हैं, P Q R S, 4 रेजिस्टेंस है, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है और एक ऐसा सर्किट तैयार किया जाता है। फिर हमने करंट को डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब माना जाता है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होगा जब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना हो जाए, 0, कितना हो जाए, 0। और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा हो कितना है, I2, यानी कि कितना हो जाए, I2 इज 0। क्लियर पॉइंट। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से जो करंट 0 होगा उसी दौरान ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। कैसे, जो आमने सामने के रेजिस्टेंस है P बाई Q इक्वल टू R बाई S हो जाएगा। ये होती है बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी कि जो क्रॉस में रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट यानी PS इज इक्वल टू QR। जो क्रॉस में रेजिस्टेंस है, क्रॉस में PS इज इक्वल टू QR, जब ये वाली कंडीशन हो जाए तब इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और ये वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे। या तो हम ऐसा कर दें, ये कंडीशन लेके चलें, ये प्रूफ कर दें, या फिर ये कंडीशन लेके चलें और ये वाला प्रूफ कर दें। तो बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को समझने के लिए आइए बच्चों हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज 4R। अच्छा बच्चों, जो इसकी एप्लीकेशन है, हम यहाँ पे जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज कीजिए बच्चों हमें P का नहीं पता, तो P फाइंड आउट करने के लिए चेक करते हैं, क्यों फाइंड आउट करनी है, कोई भी एक हो सकती है। जैसे इनमें से एक अननोन होगी तो बाकी 3 नोन होंगी, एक अननोन तो बाकी 3 नोन होंगी। चेक करते हैं पहले बच्चों, एक बार बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देख लेते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के अनुसार पेयर पॉइंट तो क्या होगा, जब करंट इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि P बाई Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई S। हम ये लेके चलेंगे, हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे और ये वाली प्रूफ कर देंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और समझिए, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाएंगे बाय किरचॉफ लॉ, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार। कैसे, लूप लीजिए, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, एक लूप रूल है, लूप ABD, ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं A से B की तरफ। अगर हम A से B की तरफ जाएंगे तो साइन देखिए, जो एरो हो पहले किस तरफ है, एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ, एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और हमारी डायरेक्शन भी किस तरफ है, AB, हम भी ऊपर की तरफ, यानी कि हम रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, AB, ठीक है, हमको जाना है A से B की तरफ। A से B की तरफ देखो, क्या एरो भी उसी डायरेक्शन में है, एरो भी पहले उसी ही डायरेक्शन बने, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में। I माइनस I1, I अंदर गया था तो I1 ऐसे, I माइनस I1 ऐसे, A से B की तरफ, यानी कि रेजिस्टेंस की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। रेजिस्टेंस की और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं,
जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन क्या है सेम, और साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, क्या साइन आएगा नेगेटिव, माइनस आई माइनस I1 इंटू आर, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, summation of all the EMF and product of current and resistance is 0. Summation of all the EMF and product of current and resistance is 0. तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा 0, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इतना समझे। अब आगे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ, ठीक है। करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है G प्लस, क्लियर पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, हम जा रहे हैं डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ। जैसे हम डी से ए की तरफ जाएंगे, देखिए हम जा रहे हैं डी से ए की तरफ और एरो किस तरफ है, ए सी डी की तरफ, यानी कि साइन कैसा आएगा पॉजिटिव, क्या साइन आएगा पॉजिटिव। करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, I1R इक्वल टू 0, I1R इक्वल टू 0, I1R इक्वल टू 0। इसमें ईएमएफ क्यों नहीं आया, इसमें इस इक्वेशन में ईएमएफ क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोई ईएमएफ यानी कि कोई सेल नहीं लगी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ क्या थी, रेजिस्टेंस थी और करंट था। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आएगा सिर्फ। अगर ईएमएफ होती तो हम ईएमएफ को भी साथ में लेके चलते। पुट क्या पुट कर दिया हमने, I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें करंट को 0 पुट करके चलना है, जो गैलोमीटर में करंट है उसको 0 सपोज करके चलना है। तो ये क्वांटिटी कितनी होगी 0, ये किस तरफ चला गया, उस तरफ, कुछ गड़बड़ हुई, यहाँ पे P आएगा, इसको टाइम आने जाओ उस तरफ, क्योंकि I माइनस I1 इंटू P होगा ना, I माइनस I1 इंटू P, करंट इंटू रेजिस्टेंस को इस तरफ ले जाओ, I1R इक्वल टू I माइनस I1। ये हमारी क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, क्या आ गई है इक्वेशन नंबर 1, ये इस तरफ, इसको नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव। अब हम निकालने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। क्या आपको ये समझ आ गया है, ध्यान से देखिए, हमने ये वाली इक्वेशन लगानी है, इसमें ईएमएफ नहीं है तो साफ सी बात है इसका कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट देखना है। तो करंट और रेजिस्टेंस I माइनस I1 इंटू P, I माइनस I1 इंटू P, करंट और रेजिस्टेंस प्लस नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, एरो पहले ही ऊपर थे ए से बी की तरफ और हम भी ए के बी की तरफ ही जा रहे हैं, कि रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन नेगेटिव I2G, यानी कि हम यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी से डी, एरो किस तरफ है नेगेटिव, एरो किस तरफ है नीचे, लेकिन यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, I2G क्या हो जाएगा 0, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे भी, लेकिन रूल के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सो ये मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा गया था। अब डी से ए की तरफ हम जा रहे हैं, डी से ए की तरफ, लेकिन एरो किस तरफ है नीचे की तरफ, कैसे साइन आएगा पॉजिटिव I1R, I2 क्या पुट कर दिया 0, बैलेंस रिस्टोरेंस की कंडीशन के अनुसार गैलोमीटर में से करंट कितना होता है 0, गैलोमीटर करंट 0, तो हम क्या पुट कर दिया I2 0, तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई। I माइनस I1 P, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन, लूप बी सी डी बी, बी सी डी। देखिए बच्चों, आपको जो लूप लेना है, जहां से लेना है वहां से आप ले सकते हैं। जैसे बी सी डी बी, आप ऐसे भी ले सकते हैं, डी सी बी डी, आप ऐसे भी ले सकते हैं, सी बी डी, मतलब आपका जहां से मन करे ऐसा लूप आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, बी से सी की तरफ, एरो किस तरफ है, बी से सी की तरफ, तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव। ओके, अब सी से डी की तरफ, सी से एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव साइन। क्यों, यहाँ पे कितना है एस। अब डी से बी की तरफ साइन कैसा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि हम एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस I2
G इक्वल टू 0। आई थिंक बच्चों आपकी बात समझ में आई होगी, आपकी बात तो आसानी से हम रेजिस्टेंस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं साइन नेगेटिव, रेजिस्टेंस के अपोजिट जा रहे हैं तो साइन पॉजिटिव। पुट क्या कर दिया, I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0, पुट करो ये 0 यहाँ पे 0, मतलब माइनस I1 क्यू प्लस I2C प्लस I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0। अब इसको उठा के आप इस तरफ ले जाओ, माइनस I1 क्यू माइनस I2C। इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया हुआ यहाँ तक। हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, आज पता नहीं क्या हो गया है यार। I2 0 तो ये पार्ट भी 0, ये पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा I1S प्लस I1S इक्वल टू 0, इसको उठा के सिर्फ ले जाओ, R माइनस I1S, इससे ये कैंसिल, इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करो बाय 1 इंटू बाय 1 बाय I माइनस I1 P बाय I माइनस I1 I1R I1S, यानी कि P बाई Q इक्वल टू R बाई S, P बाई Q इक्वल टू R बाई S, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। और ये कब आया, जब करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 है। अगर करंट गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं है तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, तो जो ब्रिज है हमारा वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत, यहाँ पे करंट 0 I2 में था तो I2 0 ये सारा क्वांटिटी 0, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 0 ना करके यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, तो I माइनस I1 क्यू I1S इक्वल टू 0, इसको उठा के सिर्फ ले ली, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो इक्वेशन 1/2 डिवाइड कर दो P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ये चीज़ नोट करो बच्चों, इनमें से माने P हमें नहीं पता तो 3 क्या होने चाहिए, नो होने चाहिए, तभी हम P जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज होता है। सेकंड पॉइंट, ये चीज नोट करो, जब यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, जब B और D के बीच में कोई करंट नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि करंट ना हो। देखिए बच्चों, किस कंडीशन में यहाँ पे करंट नहीं होगा, जब पोटेंशियल एट B, ये क्वेश्चन रहता है, पोटेंशियल एट B एट इक्वल टू पोटेंशियल एट G हो जाए, जो पोटेंशियल एट B बराबर हो जाए पोटेंशियल एट D के, पोटेंशियल एट D के, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, मैंने यूनिट के स्टार्ट में बताया था, करंट को मेंटेन रखने के लिए 2 बातें होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और सर्किट पूरा होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ये सोच के देखो, यहाँ पे सर्किट तो कंप्लीट है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट D क्या हो जाएगा बराबर। जब पोटेंशियल ही नहीं होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा 0, यानी कि पोटेंशियल जब 0 तो करंट भी 0 गैल्वेनोमीटर के अंदर से, और उसी कंडीशन को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारा कैमरा ठीक काम कर रहा है अच्छे से, अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना, वो है मीटर ब्रिज, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज नेक्स्ट टॉपिक है। मीटर ब्रिज नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मीटर ब्रिज। जो मीटर ब्रिज होगा बच्चों कैसा होगा, देखिए ध्यान से, इसका काम भी क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना।
टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, आप इसको लिख सकते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। कैसे? इसमें क्या होती है बच्चों, इसमें स्ट्रिप होती है। क्या होती है? स्ट्रिप। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा? क्योंकि जो वायर होती है ना, ये वाली जो वायर है ये 1 मीटर की यानी 100 सेंटीमीटर की, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज ही पड़ता है। और उसका नाम एक स्लाइड ब्रिज भी होता है, स्लाइडिंग ब्रिज। वो कैसे होता है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या ये रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पे क्या है हमारा एक्स फॉर अननोन रेजिस्टेंस, एक्स फॉर अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, जिसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। ये जो वायर होती है ये मैंगनीज या कॉन्स्टेंट की होती है, मैंगनीज या कॉन्स्टेंट की होती है, मतलब एक प्रकार से आप एलॉय बोल सकते हो, ठीक होगा। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से एक अटैच होती है जोकी। जोकी क्या होती है बच्चों, पेन की शेप का होता है, पेन के टाइप का होता है। हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या करना है बच्चों, इस मीटर ब्रिज का यूज करके हमने एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। आरबी क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स। इस बॉक्स का यूज करके, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके आप नॉन रेजिस्टेंस जितनी मर्जी चाहे अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी कोई भी मर्जी का रेजिस्टेंस रख सकते हैं। यहाँ क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज होती है, क्या होती है, कीज। उन कीज का यूज करके आप कितनी भी रेजिस्टेंस यहाँ पे रख सकते हो, ठीक हो गया। और ये क्या है, एक्स फॉर अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, ठीक है। और ये क्या है, वायर, ये एक कॉन्स्टेंट या मैंगनीज की वायर बनी होती है, हम यूज करके। साथ में क्या, जोकी। हम क्या करते हैं बच्चों, इस जोकी का यूज कैसे करते हैं, इस जोकी के ऊपर ना, इस वायर के ऊपर इस जोकी को धीरे धीरे रब करते हैं, ऐसे हल्के हल्के। कभी भी जोकी को वायर के ऊपर बिल्कुल ऐसे मतलब कि जबरदस्ती, मतलब कि दबा के नहीं रब किया जाता, दबा के रब नहीं किया जाता। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही रब करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो निडल है ये डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देती है, निडल डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देती है। और वो डिफ्लेक्शन किस बेस पे दिखाती है, जैसे यहाँ पे टच करेंगे, कहीं पे टच करोगे, यहाँ पे जोकी को जो टच करोगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि सर्किट पूरा हो गया, सर्किट पूरा हो चुका है। जैसे टच करोगे सर्किट पूरा हो जाएगा, पूरा होते ही करंट यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा डिफ्लेक्शन के द्वारा यहाँ पे करंट चलना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है बच्चों, एक नल पॉइंट ढूंढना। क्या करना है, नल पॉइंट ढूंढना। नल पॉइंट कैसे ढूंढे हम ना जोकी को इसके ऊपर बड़े प्यार से धीरे धीरे क्या करेंगे, टच करेंगे। हमको इसके ऊपर घिसाना नहीं है, क्योंकि घिसाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पैदा हो सकती है, साथ में एरिया भी चेंज हो सकता है, वायर का एरिया चेंज हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, जो वायर होती है उसका एरिया चेंज ना हो, वायर का एरिया चेंज ना हो, वायर बिल्कुल स्मूथ रहे, बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही रहे। इसलिए हमको धीरे धीरे टच करते हुए ऊपर के ऊपर टच करते हुए बिल्कुल प्यार से आराम से हमें टच करते हुए आगे की तरफ चलना है, ओके। तो जैसे हम आगे तरफ टच करते हुए जाएंगे तो हमको एक नल पॉइंट मिल जाएगा, नल पॉइंट। और नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, जहां पे निडल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, ऐसे बिल्कुल सीधी, मतलब ना तो निडल इस तरफ जाए ना निडल उस तरफ जाए। तो समझ लो डिफ्लेक्शन जीरो, और इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट शो कर देगा, जीरो करंट। तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार का व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन जाएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। कैसे, मान लिया बच्चों यहाँ पे करंट कितना हो गया, जीरो, जो कि रब करते करते यहाँ तक ले आए, और जैसे लेके आए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर दिया, यानी कि इस वायर में करंट कितना हो गया, जीरो, ओके। सपोज करो बच्चों ये लेंथ कितनी है, एल, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। अगर ये वाली लेंथ कितनी हो जाए, एल, तो वो वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल।
देखिए मैं इस मार्कर को ऊपर रख रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे क्या है आरबी, यहाँ पे क्या है आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे क्या है एक्स अननोन रेजिस्टेंस, ये नोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं तोड़ दूं तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे नहीं बन जाएगा, मतलब ऐसे, यानी कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि पहले ऐसा था रेजिस्टेंस बॉक्स और एक्स, नॉन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस। अगर हम ऐसे तोड़ दें तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक्स, ओके। अब ये वायर है, यानी कि जिसे मार्कर है ये वायर है। अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें ऊपर की तरफ, ऐसे अंगूठा दबा के ऐसे तोड़ दें, ठीक हो गया, और ऐसे लगा दें इसको यहाँ पे, ये एल, ये 100 माइनस एल, ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस होगा। बीच में क्या गैलोमीटर, बीच में क्या है गैलोमीटर, और गैलोमीटर में इस कंडीशन पे डिफ्लेक्शन कितनी है, 0, मतलब इस वायर में कोई करंट नहीं है। फिर से ये क्या है बैटरी, ये क्या है बैटरी, ये चीज नोट करो बच्चों, ये क्या बन गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बन गया ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस कितनी सपोज कर ली आर, रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस कितनी सपोज कर ली आर, तो आर बाई एक्स, आर बाई एक्स इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल, एल बाई 100 माइनस एल, एल बाई 100 माइनस एल। एक्स को ले लीजिए ऊपर, ये पलट दो, एक्स बाई आर इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल, यानी कि x is equal to 100 minus L by L into R। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस। क्या आ गई, अननोन रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करनी थी व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, ऐसे देखिए, इसमें क्या है, ये है मीटर ब्रिज या स्लाइड ब्रिज। इसको स्लाइड ब्रिज क्यों बोला गया, क्योंकि हमने जोकी को यहाँ पे क्या किया था, जोकी को स्लाइड कर रहे थे, क्या कर रहे थे स्लाइड, इसलिए आप इसको स्लाइड ब्रिज भी बोल सकते हो। एक हमने यहाँ पे लगाई क्या, ये कॉपर की स्ट्रिप होती है, ये कॉपर की बनी हुई कुछ स्ट्रिप होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी का नॉन रेजिस्टेंस ले सकते हैं, एक्स फॉर अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे क्या ले ली, 100 सेंटीमीटर की कांस्टेंट की वायर ले ली। जैसे आप क्या करोगे, एक वायर जो कि गैलोमीटर से अटैच होके जोकी से अटैच होती हुई इस वायर के ऊपर आप रब करना स्टार्ट करोगे, गैलोमीटर से जोकी को अटैच करके और इस वायर के ऊपर अटैच करना, रब करना स्टार्ट करेंगे, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगी, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, यानी कि नल पॉइंट। नल पॉइंट का आते ही, नल पॉइंट के आते ही ये जितना भी जो भी सर्किट था ये सारा किसके रूप में काम करना स्टार्ट कर देगा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में काम करना स्टार्ट कर देगा। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी कि आप यहाँ से x यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज। आई थिंक मुझे आपका टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चों, देखो एक होता है वोल्टमीटर, एक होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ऐसे डिवाइड है बच्चों जो ईएमएफ को मेजर करने के काम आते हैं, ईएमएफ को मेजर करने के काम आते हैं। ये चीज नोट करो, मैंने दो चीज बताई, एक ईएमएफ और एक वोल्टमीटर, एक ईएमएफ और एक वोल्टमीटर। मैंने बोला था आपके पास कोई बैटरी है, आपके पास कोई बैटरी है, उस बैटरी पर लिख रखा है 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, यानी कि उस बैटरी को इतना काम करना चाहिए, 3.7 वोल्ट का काम करना चाहिए, 3.7 वोल्ट का काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए। लेकिन वो बैटरी इतना काम नहीं करती, वो बैटरी कितना काम करती है, 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट। यानी कि सर्किट में लगाने के बाद
उस बैटरी काम करती है, एक्चुअल वर्क कितना बैटरी का 3.6 वोल्ट, काम कितना करना चाहिए 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट का। क्लियर पॉइंट, ये चीज नोट करो। इसको फिर मेजर कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमें किसी भी डिवाइस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि जैसे मैक्सिमम वर्क निकालना है तो हमें सर्किट में जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे बैटरी है, बैटरी का हमें मैक्सिमम वर्क पता करना है तो साफ सी बात है, हमें सर्किट तो कैसे न कैसे करके अटैच करना पड़ेगा उसके साथ। सर्किट में अटैच करने के बाद जस्ट बाद हमें क्या मिलेगा 3.6 नहीं कि 3.7, ये तो मिलेगा नहीं कभी। तो इसके लिए भी तो कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए, कोई ना कोई डिवाइस ऐसी होगी ना, तो वो है क्या पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि EMF मतलब कि जिसका यूज करके हम EMF को फाइंड आउट कर सकते हैं। EMF को यानी कि मैक्सिमम वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस बैटरी को, इस डिवाइस को इतना मैक्सिमम काम करना चाहिए। वो बात अलग है कि सर्किट में जोड़ने के बाद वो काम 3.6 का यानी कि EMF से कम का करेगी, वो बैटरी EMF से कम का करेगी। मैंने बताया था इसका रीजन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, पोटेंशियोमीटर का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्रिचॉफ जब ये लॉ स्टार्ट हुआ था, क्रिचॉफ करंट लॉ, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और ये पोटेंशियोमीटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से करने हैं। तो बच्चों कल इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।